हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स अपने प्रीपोजिशंस के पढ़े और उसके ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चंस थे हमने उनको अच्छे से डील किया। नाउ आगे अब हम प्रीपोजिशन के पार्ट 6 को डील करते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों करी जा रही है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट से रूबरू हो, आपको पता चले कि कैसे कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं थ्योरी में और जिनके ऊपर आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए उतना ही नया है जो आप एग्जाम में फेस करोगे। तो अगर आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, जो अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो एरर की फॉर्म में पूछ सकता है, वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। जो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पे आपको तैयार करना है। उसके अलावा और जो उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे भी आपको अच्छे से कमांड करनी है। तो आगे अब हम इस पार्ट में बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सामने आया है ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है और इसके साथ और कौन से दूसरे कॉन्सेप्ट है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। I was totally disgusted with the behavior of the officer। Disgusted का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज नापसंद होते हैं। तो इस यहाँ पर क्या मतलब है, स्पीकर बोलना चाहता है कि वो टोटली डिस्गस्टेड था। किससे? पुलिस जो भी ऑफिसर था, ऑफिसर ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, जो भी ऑफिसर था उसके बिहेवियर से काफी डिस्गस्टेड था, काफी उसको अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। तो देखिए, जब भी आप डिस्गस्ट लिखोगे ना, आप यहाँ पर बात आ रही है डिस्गस्टेड की। तो डिस्गस्टेड अब किसी चीज के ऊपर हो, डिस्गस्टेड एट समथिंग, राइट। तो जब भी आप डिस्गस्टेड लिखते हो और ये किसी के ऊपर आप डिस्गस्ट होते हो, नाराज होते हो, नापसंदीदा बताते हो, तो उसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन होता है एट, राइट। तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एट। आई वॉज टोटली डिस्गस्टेड एट द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया? ये हुआ हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है। और आपने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस किनको लेकर पढ़ा है? नाउन को, नाउन विद प्रीपोजिशंस, राइट, एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशंस और वर्ब विद प्रीपोजिशंस। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस करनी है कि नाउन के साथ कौन से प्रीपोजिशंस आने चाहिए, और प्रीपोजिशन अगर बदलता है तो उससे क्या मीनिंग चेंज होता है उस पर्टिकुलर वर्ड का, किस सिनेरियो में किस तरीके के प्रीपोजिशन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है और इसके लिए मैंने थ्योरी में हर एक टॉपिक को लेके डिटेल में आपके साथ हर एक टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स आपके साथ शेयर किया है। तो आपको वहां से अच्छे से कमांड करना है। उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो सी पार्ट में एरर है, राइट। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, इसको करेक्ट करेंगे, डिस्गस्टेड एट होगा, राइट। तो ये बी पार्ट में एरर है, नॉट सी, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्गस्टेड के साथ एट लगता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ही इज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई डिड नॉट लिसन टू हिज एडवाइस। अब देखिए, एंग्री के साथ समझ लीजिए, एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एंग्री 2 चीजों पे किया जाता है, या तो आप किसी पर्सन पे एंग्री हो, या तो आप किसी बात को लेकर एंग्री हो, राइट, किसी एक्शन को लेकर एंग्री हुए, या फिर आप किसी वस्तु के ऊपर हो। तो एंग्री एक होता है समवन और एक होता है समथिंग, राइट। तो जब भी आप समवन यानी पर्सन की बात करते हो तो उसके लिए हमें क्या प्रीपोजिशन चाहिए, और जब भी आप समथिंग से रिलेटेड बात करोगे तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन चाहिए? जरा ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से एंग्री होते हो तो उसके एक्शंस से एंग्री होते हो कि उसने क्या बोला या फिर उसने ऐसा क्या किया जिसको लेकर आप उसके ऊपर गुस्सा हुए। तो यहाँ पर एंग्री के साथ दिया है ऑन। अब देखिए, एंग्री के साथ ऑन तो नहीं होता। जब भी अगर आप किसी पर्सन की बात करोगे तो एंग्री विद समवन, और समथिंग की बात करोगे तो एंग्री एट समथिंग। तो ऑन तो नहीं होगा। अगर यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, अब मी क्या है? अब जरा ध्यान से देखिए, मी यहाँ पर एक प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर एंग्री के साथ आपने एक प्रीपोजिशन लिखा, राइट। फिर इस प्रीपोजिशन के साथ आपको पता है एक नाउन आता है, और नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स या प्रोनाउन आ सकता है,
राइट, या फिर ऐसे वर्ड्स जो नाउन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, राइट, यानी ये इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन के आएंगे, राइट, ये सब्जेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट होंगे। तो अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है आई, जब भी आप आई यूज करते हो तो आप सब्जेक्ट के तौर पे करते हो। एग्जांपल के दिखाता हूं मैं, बिकॉज आई डिड नॉट लिसन, तो आई डिड नॉट लिसन ये वर्ब आ गई और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो आई हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। लेकिन अगर आपको आई का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए क्या आएगा, मी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी। तो यहां पर इसीलिए मी आया है, राइट। सो एंग्री विद मी, तो यहां से आपने एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, और आपने यहां से ये भी सीख लिया कि एंग्री समवन के लिए विद आएगा और पर्सन के लिए एट आएगा, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, एंग्री विद, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Villagers were aghast on the human sacrifice performed by the temple priest। अब ह्यूमन, देखिए विलेजर्स को अगास्ट का मतलब है काफी ज्यादा गुस्सा आया, किस बात को लेकर, कि उन्होंने ह्यूमन सेक्रिफाइस, जो पंडित का पुजारी जो टेम्पल का प्राइस था उसने ह्यूमन सेक्रिफाइस को लेकर परफॉर्म किया, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है अगास्ट, राइट, अगास्ट। अब आपको बताना है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। देखिए अगास्ट का मतलब सेम एज होता है जैसे हम एंग्री की बात करते हैं, तो विलेजर्स वर अगास्ट, और अब किसके ऊपर अगास्ट है, ह्यूमन सेक्रिफाइस। और ये जो ह्यूमन सेक्रिफाइस किसने परफॉर्म किया है, ये जो परफॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन आया बाय, परफॉर्म्ड किसके द्वारा किया गया है, टेम्पल के प्राइस्ट के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन ठीक है, राइट। तो सी पार्ट में कोई एरर नहीं है। लेकिन जब भी अगास्ट समथिंग, राइट, तो यहां पर आपका क्या वर्ड यूज होगा, ऑन नहीं होगा, अगास्ट एट समथिंग होगा। सो यहां पर भी बी पार्ट में एरर है, यहां पर अगास्ट एट द ह्यूमन सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय द टेंपल प्राइस, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ पिटी दैट अ सन born from very good parents should live a life of misery and deprivation, right, deprivation of the worst order। देखिए इट इज पिटी, अब क्या बोल रहा है कि क्या पिटी है, अब देखिए इट इज पिटी और उसका आंसर व्हाट, व्हाट का जो आंसर करने के लिए पूरी एक क्लॉज लिखी है, दैट अ सन born from a very good parents should live a life of misery, यानी उसको हर छोटी चीज के लिए तरसना और कमी, डिप्राइवेशन का मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज में कमी रहती है, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, राइट, तो उसके लिए हर चीज के लिए तरस के जी रहा है वो। अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया बॉर्न, बॉर्न एक वर्ड है और बॉर्न के साथ जो प्रीपोजिशन लगा है वो लगा है फ्रॉम, राइट, बॉर्न फ्रॉम वेरी, अब ये फ्रॉम तो वैसे भी यहाँ पर गलत होगा, बॉर्न के साथ आएगा ऑफ, बॉर्न ऑफ वेरी गुड पेरेंट्स, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अगेन द ऑफिसर इज एंग्री, अगेन प्रीपोजिशन आया ऑन, द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, तो ऑफिसर क्लर्क किस पे गुस्सा है, क्लर्क पे गुस्सा है। क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसने अटेंड नहीं किया काम, राइट, फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, वर्क पे अटेंड नहीं होने के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, एंग्री को मैं दोबारा लेके समझा देता हूँ क्योंकि एंग्री को लेके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। एंग्री समवन की बात करेंगे जब, राइट, और एंग्री समथिंग की बात करेंगे, राइट। तो जब भी आप एंग्री किसी के ऊपर होते हो तो एंग्री किसी के एक्शंस या उसकी एक्टिविटीज से होते हो तो एंग्री विद समवन, और किसी समथिंग पे तो एंग्री एट समथिंग, याद रखेंगे। तो यहां पर एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री विद द क्लर्क, तो क्लर्क क्या एक पर्सन तो है और समवन कौन होता है, पर्सन, राइट। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। तो जो एक्ट्रेस थी उसको शॉक्ड लग गया, वाज शॉक्ड बाय, अब शॉक्ड किससे लगा, न्यूज के द्वारा, राइट, बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, तो इसने उसको मतलब अपने डॉग्स की न्यूज से उसको शॉक लग गया। अब देखिए यहां पर अगर आप इस
सेंटेंस को देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे? जैसे एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड। अब ये जो वॉज शॉक्ड लिखा गया है ना, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। अब आप बताइए, जब भी पैसिव फॉर्म होता है ना, अब वो अपने डूअर के साथ लिखी जाती है। तो अगर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब और उसके साथ बाय प्लस डूअर लिखते हैं, यानी इस एक्शन को किसने किया है। जब आप शॉक्ड होते हो तो आपको शॉक्ड किसी के द्वारा नहीं किया जाता है, आप खुद शॉक्ड होते हो, राइट। तो अगर यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, बाय प्लस डूअर, कि उसने न्यूज ने उसको शॉक्ड कर दिया। लेकिन शॉक्ड के साथ यहाँ पर जब आप वर्ब लिखोगे तो आप किसी के ऊपर शॉक्ड हुए हो। शॉक्ड बाय, न्यूज के द्वारा नहीं, आप न्यूज के ऊपर शॉक्ड हुए। शॉक्ड एट द न्यूज, उस जो न्यूज आई थी उसको लेकर आप शॉक्ड हुए, और वो न्यूज किससे रिलेटेड थी, वो उसके डॉग की डेथ से रिलेटेड थी। तो शॉक्ड के साथ एट आएगा, राइट राइट। शॉक्ड के साथ क्या आएगा, एट आएगा। तो बाय नहीं होगा, एट आएगा। सो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड पीरियड का मतलब होता है विद इन द गिवन, जो आपको टाइम दे दिया जाता है, लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है कि आपको ये काम इस इतने टाइम में करना है, तो उसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड पीरियड, राइट। सो ही इज कैपेबल। अब ये किस चीज के लिए है, कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन दिस स्टिपुलेटेड पीरियड। तो देखिए, कैपेबल को आप समझ लीजिए। अब यहां पर कैपेबल को लेके बात हो रही है, कैपेबल समथिंग, और कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज को करने में सक्षम, राइट। तो जब भी आप कैपेबल लिखते हो और किसी चीज को करने में सक्षम बताते हो कि हम ये काम करने में सक्षम है, वह ये काम करने में सक्षम है, तो कैपेबल के लिए ऑफ डूइंग आता है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। तो टू डू दिस नहीं होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको पता है कैपेबल के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गया ऑफ, कैपेबल ऑफ, किस चीज को करने के लिए। अब इस प्रीपोजिशन का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपने लिख दिया डूइंग। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाएगी कि डूइंग तो वर्ब है। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिरंड का। जिरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती है, और ये हम नॉन इन्फिनेटिव उसमें पढ़ेंगे, राइट। नॉन इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ेंगे तब हम जिरंड के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन काम करती है, नाउन का मतलब हो गया या तो वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या हुआ, वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो जिरंड का की पहचान कैसे होगी, क्योंकि जब भी आईएनजी फॉर्म आती है एज अ मेन वर्ब, तो इनके साथ क्या यूज होता है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, इज, एम आर, वॉज वर्ब, तो राइट इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन जब ये जिरंड की तरह काम करेगा तो ये आईएनजी होगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। एक और होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो दोनों में ध्यान रखना, पार्टिसिपल के बाद आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जिरंड के बाद आपको नाउन नहीं मिलता, क्योंकि ये खुद ही नाउन का काम करता है, राइट। तो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन दिस स्टिपुलेटेड पीरियड, राइट। सो यहां से आगे बढ़ते हैं अब हम। सो इसमें बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आई एम कॉन्फिडेंट टू परस्यूड हिम टू कम टू द वेडिंग। परस्यूड हिम का मतलब है कि किसी को मनाना, कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसको मना के ले आऊंगा इस वेडिंग के लिए। परस्यूड, टू परस्यूड हिम टू कम टू द वेडिंग। अब देखिए, एक होता है मैरिज और होता है वेडिंग, तो इवेंट को हम हमेशा वेडिंग बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर है टू परस्यूड हिम, अब टू परस्यूड, राइट, आई एम कॉन्फिडेंट। अब देख लीजिए, कॉन्फिडेंट को लेकर बात करते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि हाँ मैं इस काम को करने में कर सकता हूँ, मैं इस बात का आत्मविश्वास रखता हूँ, यानी कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप कुछ चीज कर सकते हो, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने में, राइट, आप कॉन्फिडेंट हो। तो कॉन्फिडेंट के साथ आएगा ऑफ, तो कॉन्फिडेंट के साथ आएगा ऑफ, राइट। अब किस चीज को करने में कॉन्फिडेंट है, उसको मनाने में,
परस्यूड करने में, तो कॉन्फिडेंट ऑफ परस्यूडिंग आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ परस्यूडिंग हिम टू कम टू द वेडिंग, राइट। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ परस्यूडिंग हो जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ परस्यूडिंग, तो यहां पर आ जाएगा ऑफ परस्यूडिंग, राइट। इसको करेक्ट करेंगे आप, परस्यूडिंग, राइट। तो कॉन्फिडेंट ऑफ परस्यूडिंग, बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। तो वो क्या है, कॉन्फिडेंट है किस चीज में, गोल्ड मेडल को जीतने में। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, शी इज कॉन्फिडेंट, तो मैंने आपको बता दिया कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा, ऑफ, तो टू विन नहीं होगा, ऑफ विनिंग होगा। कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग किस चीज को है, गोल्ड मेडल को जीतने में, विनिंग द गोल्ड मेडल, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल। अब जरा यहाँ एक और चीज कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहाँ पर हमने जिरंड की बात करी थी ना, तो यहाँ पर जो ये ऑफ और डूइंग जो है ना, यहाँ पर ये जिरंड नहीं है। कैसे, क्योंकि कैपेबल ऑफ किस चीज को कैपेबल करने में, किसी काम को करने में, लेकिन डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर वर्क नाउन है। अगर वर्क नाउन है तो ये जो जिरंड है ना, ये जिरंड ना होके ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि डूइंग वर्क, तो वर्क को बता रहा है कि ये इस काम को करने में सक्षम है, तो डूइंग जो है इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर परस्यूडिंग, किसको परस्यूड कर रहे हैं हम, उसको परस्यूड कर रहे हैं, लेकिन परस्यूडिंग इसको क्वालिफाई कर रहा है, हिम को, एक्शन को बता रहा है, राइट। ऐसी विनिंग द गोल्ड मेडल, मेडल क्या हो गया हमारा नाउन, और गोल्ड क्या हो गया एडजेक्टिव, द क्या हो गया हमारा आर्टिकल, और यहाँ पर अगेन ये विनिंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ है, तो बी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन देम। तो बात हो रही है दैट स्टूडेंट्स क्या थे, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाए, कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन, अगेन एंग्री। अब डैम जो है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, प्रोनाउन यहां पर हमने अगेन यूज करा है, दे जब भी आप यूज करोगे ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे, राइट। और दे का आपको अगर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आपको देम लिखना पड़ेगा, देम जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है दे का, राइट, ऑब्जेक्टिव केस। अब जरा ध्यान से देखिए, अब एंग्री मैंने बताया था, एंग्री के दो कंडीशंस होते हैं, एंग्री समवन के साथ और एंग्री समथिंग के साथ। तो जब भी आप समवन की बात करते हो तो देम यहाँ पर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो क्योंकि ये देम किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया, कि टीचर किस पे गुस्सा है, स्टूडेंट्स पे गुस्सा है, राइट। क्योंकि स्टूडेंट समझ नहीं पाए कि टीचर उन पे क्यों गुस्सा थी, तो अब किसके ऊपर टीचर गुस्सा थी, स्टूडेंट्स की तो ऊपर गुस्सा थी, तो यानी एंग्री के बाद पर्सन की बात करी गई है, समवन की बात करी गई है, तो एंग्री के साथ आएगा विद, एंग्री के साथ आएगा विद, नॉट अपॉन, एंग्री के साथ क्या आएगा, एंग्री विद देम, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। अब ये बुक की बात कर रहे हैं कि जो ये बुक है, दिस बुक कैसी है, ये अलग है, क्वाइट डिफरेंट है, जो प्रीवियस वन यानी पहले की बुक के तुलनात्मक ये वाली बुक थोड़ी अलग है। तो डिफरेंट के साथ कौन सा वर्ड आएगा, डिफरेंट के साथ देन का यूज होता है और फ्रॉम का यूज होता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है डिफरेंट फ्रॉम, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिफरेंट फ्रॉम, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, इसे हम ठीक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, he is averse with any form of physical exercise, right। तो averse के साथ जब भी आप लिखोगे averse के साथ, तो averse के साथ with नहीं आएगा, averse to होता है, he is averse to any form। अब ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पर नाउन है, नाउन है, और ये कौन सी फॉर्म की बात करें, किस तरीके की फॉर्म, फिजिकल एक्सरसाइज की फॉर्म, राइट, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो बी पार्ट में एरर है, एवर्स के साथ आएगा टू, राइट। सो एवर्स के साथ क्या आता है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन से पूछे जा रहे हैं,
राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जो फिक्स प्रीपोजिशन से हों और वो जो लिस्ट आपके साथ शेयर करिए उसको आपको याद करना है, अच्छे से आपको वो याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो बी पार्ट में एरर है, इसको हमने ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, his work is not connected to the education ministry, right, but with the labor ministry। तो ये बताया जा रहा है his work, उसका जो काम है वो किससे कनेक्टेड नहीं है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से नहीं है कनेक्टेड, बल्कि लेकिन किसके साथ कनेक्टेड है, लेबर मिनिस्ट्री के साथ। तो यहां पर एक वर्ड आया कनेक्टेड। जब भी आप कनेक्टेड यूज करोगे ना तो कनेक्टेड के साथ यूज किया जाता है विद। कनेक्टेड विद किसके साथ कनेक्टेड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो लेबर मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बट जो है एक कंजंक्शन के तौर पे आया है, वो बता रहा है कि उसका जो काम है कनेक्टेड विद। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, कनेक्टेड लिखा, उसके साथ आपने यहाँ पर टू लिख दिया और देन उसके बाद आया द एजुकेशन मिनिस्ट्री। बट लिखा, हिज वर्क इज नॉट कनेक्टेड टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री बट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करता है, बट हिज वर्क कनेक्टेड विद द लेबर मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर ये पूरा और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, ये सेम वर्ड, इस बट ने ना इनको यहां से अलग किया है। तो कनेक्टेड के साथ टू रख दिया और कनेक्टेड के साथ विद रख दिया। तो जब भी आप कनेक्टेड की बात करोगे, कनेक्टेड विद समथिंग, राइट, किसी चीज के साथ कनेक्टेड हो, समथिंग और समवन, कनेक्टेड विद समवन और कनेक्टेड विद समथिंग, राइट। तो कनेक्टेड के साथ क्या आएगा, विद आएगा। अगर आपको टू यूज करना है तो अटैच्ड, राइट, अटैच्ड टू, राइट, अटैच्ड टू। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन में दो तरीके से चेंज कर सकता हूं। हिज वर्क इज नॉट अटैच्ड टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर मैं अटैच्ड इसको कर दूंगा करेक्ट, तो यहां पर भी मुझे एरर आ जाएगी, क्योंकि अटैच्ड के साथ यहां अगर मैंने कनेक्ट की जगह अटैच लिख दिया ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर भी एरर होगी। तो यानी आप अगर एक वर्ड अटैच लेके आओगे तो इसका मतलब है कि आपके दो ऑप्शंस में गलत हो गया। लेकिन आपको याद रखना कि कनेक्टेड विद के साथ अटैच टू भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं कनेक्टेड के साथ कनेक्टेड वर्ड को रखूं तो कनेक्टेड के साथ विद यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुझे कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ टू में चेंज करना पड़ेगा और इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, कनेक्टेड विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो बी पार्ट में एरर है, इसको मैं यहाँ पर ठीक कर सकता हूँ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीड रिपेयर्स। तो टीचर ने क्या बोला, जो बिल्डिंग उसके घर के साथ है, एडजेसेंट, राइट, बिल्डिंग हो गई और उसके घर के साथ में जो दूसरी बिल्डिंग है वो उसको किसकी जरूरत है, उसको रिपेयर की जरूरत है, राइट, नीडेड रिपेयर्स। तो एडजेसेंट के साथ क्या विद यूज किया जाता है या क्या, और दूसरा प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो देखिए जब भी आप बताओगे ना एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ऐसा प्रीपोजिशन होता है जिसके लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है। अब रेफरेंस देना पड़ेगा, अब रेफरेंस के तौर पे मतलब आप बताइए एडजेसेंट किसके, एडजेसेंट उसके घर के, यानी जो उसका घर है उसके एडजेसेंट है, यानी उसके बगल में है। तो एडजेसेंट को लिखने के लिए टू यूज किया जाता है, एडजेसेंट टू, जो भी आगे रेफरेंस आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर एडजेसेंट के साथ विद नहीं आएगा, एडजेसेंट के साथ आएगा टू। सो बी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स बाय एक्सटेंडिंग द रिक्वायर्ड हेल्प इन माई आवर ऑफ नीड। तो ये बोल रहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ और आपके सारे दोस्तों का कि आपने मेरी मदद की घड़ी में हेल्प करी। तो एक्सटेंडिंग, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड है एक्सटेंडिंग, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स बाय एक्सटेंडिंग द रिक्वायर्ड हेल्प इन माई आवर ऑफ नीड। तो सी पार्ट में देखिए बाय एक्सटेंडिंग लिखा है। अब जब भी आप आओगे ना ग्रेटफुल के साथ, ग्रेटफुल किसी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, यानी आभार हो किसी का, ग्रेटफुल ऑफ समथिंग। तो ग्रेटफुल के साथ ऑफ आएगा, फॉर आएगा या ग्रेटफुल बाय आएगा। तो जो करेक्ट वर्ड होता है ना, जब आप किसी के लिए आभारी होते हो, किसी चीज के लिए आभारी होते हो, तो ग्रेटफुल फॉर समथिंग आता है।
कि आप उनके लिए आभारी हो कि उन्होंने आपकी मदद करी आपके जरूरत के समय में। तो यानी आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर एक्सटेंडिंग द रिक्वायर्ड हेल्प इन माई आवर ऑफ नीड। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई वॉज baffled with the instructions he gave me। तो baffled, अब baffled किसके साथ हुआ? वो इंस्ट्रक्शंस के साथ जो उसने उसको पास किए, राइट। सो आई वॉज baffled with the instructions he gave me। तो baffled with नहीं होता, baffled के साथ जब भी आप लिखोगे वर्ड baffled at, राइट। आई वॉज baffled at, तो ये एडजेक्टिव के साथ जो हमारे प्रीपोजिशंस हमने प्रैक्टिस किए थे वहां से ये क्वेश्चन आया। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है कि नाउन के साथ आ रहा है या एडजेक्टिव के साथ आ रहा है या वर्ब के साथ आ रहा है। तो ये 3 कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं और इनके साथ हम प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का मीनिंग जो है वो सेम होता है। किस तरीके के प्रीपोजिशंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस आपके एग्जाम में फिक्स्ड होते हैं, राइट। सो नाउ, सो बी पार्ट में एरर है, इस baffled के साथ एट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द बोट केम abreast at us and signaled us to stop। the boat came abreast, abreast राइट, abreast के साथ हमने क्या दिया? abreast at, तो abreast के साथ आता है of, abreast of us and signal us to stop। so B पार्ट में एरर है, राइट। सो इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ल्ड टुडे इज टोटली डिफरेंट देन वी हैव सीन इन द लास्ट सेंचुरी। देखिए कंपैरिजन की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं हम, राइट। कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर के लिए हमने डिफरेंट लिखा। वो ये बोल रहा है कि जो वर्ल्ड, द वर्ल्ड टुडे, जो आज की जो दुनिया है वो बहुत अलग है जो हमने लास्ट सेंचुरी में देखी थी, राइट। वी हैव सीन इन द लास्ट सेंचुरी, तो डिफरेंट, अब आज की दुनिया पहले की दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट देन नहीं होगा, जब आप कंपेयर की बात करते हो डिफरेंट फ्रॉम, पहले की तुलना में ये बदल गई है, डिफरेंट फ्रॉम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये दूसरी बार हमारा डिफरेंट को लेके क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंग्री को लेके 3 बार रिपीट हुआ है। तो यानी क्वेश्चंस का रिपीटेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बस सेंटेंस ही तो चेंज किया जा रहा है, उसका मीनिंग चेंज कर दिया जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपसे वो सेम वही कॉन्सेप्ट जानना चाहता है जो आपने पढ़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स नो एरर। देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉन्ड का मतलब क्या है? फॉन्ड के साथ एक प्रीपोजिशन होता है ऑफ, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला ऑफ आ जाएगा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जो आपको, जिससे आपको पसंदीदा होता है या जिससे आपको लगाव हो जाए, प्यार हो जाए। जैसे कि उसको स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक से बहुत लगाव है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद, लगाव, राइट। इन सब चीजों को फॉन्ड ऑफ से हम बताते हैं कि आई लाइक स्वीट्स, तो इस तरीके से। तो ऑफ नहीं आता, फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा। तो जब भी आपको किसी चीज से लगाव होता है तो आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ समथिंग, राइट। आपको किससे लगाव है, क्या है, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, ऑफ नहीं आएगा, डबल ओ एफ नहीं आता, ये गलत हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ। अब यहां पर जो स्मोकिंग यूज हुआ है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला गया है क्या हेल्थ के लिए इंजीरियस है या नुकसानदेह है। स्मोकिंग, धूम्रपान हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, राइट। तो या शरीर के लिए नुकसान होता है। तो अगर यहाँ पर जो स्मोकिंग की बात हुई है ना, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, तो ये क्या हुआ? जिरंड। यहाँ पर ये जिरंड है, राइट, क्योंकि बात पूरे सेंटेंस में किसकी हो रही है? स्मोकिंग की हो रही है। इज अनडाउटेडली वेरी इंजीरियस। और लेकिन अब हम इसमें एरर फाइंड करनी है, तो इंजीरियस के साथ देखो, इंजीरियस डैश हेल्थ, शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो इंजीरियस के लिए या 2 यूज होगा या 4 यूज होगा, राइट। तो हमें इसमें बताना है 2 या 4। तो देखिए जब भी आप बताते हो ना कोई किसी वस्तु या जो कोई वस्तु किसी दूसरी चीज के लिए इंजीरियस होती है या फिर जो है नुकसानदेह होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये वार्निंग है, ये वार्निंग साइंस लिखे भी रहते हैं कि ऐसा आपके लिए इंजीरियस है, ये है। तो वहां आप ध्यान से देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। तो इंजीरियस टू हेल्थ होता है, तो सी पार्ट में एरर है।
राइट। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली। तो इसी तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आगे भी और भी क्वेश्चंस हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से इनको बना पाएंगे और क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए मेन होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको पता हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इजीली क्वेश्चन को बना पाओगे। सो बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप फिक्स प्रीपोजिशंस को पढ़िए, याद करिए, राइट, उनको लिख के याद करिए, उनके मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करिए, राइट, ये प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर क्वेश्चन में इंजीनियस 2 पूछा है तो अब आप और देखिए 2 किसके साथ आता है, या फिर और किसी वर्ड्स के साथ कैसे प्रीपोजिशन आते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।